नमस्कार दोस्तों, बिग टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग हिंदी व्याकरण से एक चैप्टर देखते हैं। अलंकार हम लोग देख लेते हैं और अलंकार से ये मेरा जो होगा पार्ट 3 वीडियो होगा। पार्ट 2 तक हम जो है आपको जो है 52 क्वेश्चन का डिस्कशन हम करा चुके हैं और वैसे क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया जा रहा है जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस को लिया गया है जो विभिन्न आयोगों द्वारा अलंकार से क्या किया गया है, विविध प्रश्न जो है पूछा गया है। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की या बिहार कांस्टेबल की या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है, तो समझ लीजिए कि अलंकार से आपको प्रश्न जो है 4 से 5 प्रश्न जो है मिलने ही वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, पार्ट 3 से क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, 52 तक आपको हम करा चुके थे। 53 देखिए, चंद के भरम होत मोद है कुमोदनी को में अलंकार है। चंद को भरम होत मोद है कुमोदनी को, इसमें अलंकार क्या करना है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी वाक्य को पढ़ने पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। जैसे देखिएगा, चंद का मतलब चंद्रमा होता है, चंद के भरम होत मतलब चंद्रमा को यहाँ भ्रम है, भ्रम की स्थिति बन रही है चंद्रमा को। चंद्रमा जो है भ्रम की स्थिति में है कि मोद है कुमुदनी है। कुमुदनी का मतलब फूल होता है, मोद है कि कुमुदनी है, ये क्या हो रहा है, चंद्रमा को क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है। तो जहाँ पर भ्रम की स्थिति बने तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। आप याद रखिएगा, विरोधाभास में क्या होता है कि आंशिक रूप से क्या होता है, विरोध होता है। और इसकी पहचान जो है आपको जो है वाक्य में क्या मिल जाएगा, उल्टा शब्द मिल जाएगा। तो समझ लीजिए कि वहाँ पर क्या है, विरोधाभास अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होगा कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर क्या किया जाएगा, वहाँ पे वर्णन किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर देखिएगा, काव्यांश में निहित अलंकार बताइए। ये काव्यांश दिया हुआ है, देख लो साकेत नगरी यहीं स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। तो यहाँ पर देखिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार में आपको बताया गया है कि जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एक साकेत नगरी है, क्या है जी, एक साकेत नगरी है और साकेत नगरी क्या कर रही है, स्वर्ग से मिलने के लिए गगन, गगन का मतलब आसमान की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर जो शब्द है बढ़ा चढ़ा के मतलब वर्णन किया गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सलेश अलंकार का अर्थ होता है, पूछ लेता है एग्जाम में कि सलेश अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका अर्थ जो होता है चिपकना होता है। चिपकना कैसे होता है, सलेश अलंकार में क्या देता है, एक शब्द देता है और एक शब्द में ही कई अर्थ चिपके रहते हैं। मतलब एक शब्द दिया रहेगा और उसके अर्थ जो होते हैं अलग अलग होते हैं, अर्थ जो होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो समझिए कि वहाँ पर सलेश अलंकार हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा 55 नंबर देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 55 कह रहा है कि काव्यांश में निहित अलंकार बताना है। जो काव्यांश है उसमें कौन सा अलंकार दिया है, तो काव्यांश देख लीजिए क्या है, स्वार्थ सुकृतु न श्रम वृथा देखी विहंग विचारी बाज पड़ाए पानी पड़ी तो पृक्षानी न मारी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हम थोड़ा सा समझाते हैं। अनुयुक्ति अलंकार होता क्या है, समझिएगा कि जब एक बात के माध्यम से दूसरी बात कही जाए, जब एक बात के माध्यम से दूसरी बात समझाया जाए तो वहाँ पर अनुयुक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर जो कवि है, कवि बिहारी जो हैं, ये राजा जयसिंह को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं उदाहरण के माध्यम से कि राजा जयसिंह जो था अपने से छोटे राजाओं को क्या करता था, छोटे राजाओं के साथ दुर्व्यवहार करता था। तो उसी को यहाँ पर कवि बिहारी जो है समझा रहे हैं। बाज पक्षी के उदाहरण से कहते हैं कि हे बाज किसी दूसरे के लिए अपनी जाति के निर्दोष पक्षियों को मत मारो, क्योंकि इससे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाला है, कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाला है। तो
तो याद रखिएगा कि जब जो है एक बात के माध्यम से दूसरी बात को समझाया जाए तो वहाँ पर जो होगा अनयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा 55 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको हम उपमा अलंकार में क्या बताए थे, उपमा अलंकार में याद रखिएगा कि यदि योजक चिन्ह के साथ जो है आपको मिले सा, सी, से, या मिले सम, या मिले सरिस, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो याद रखिएगा वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कभी कभी आप देखिएगा सलेस रूपक अलंकार में जो होता है कभी कभी केवल आपको योजक चिन्ह दिखाई देता है, तो 90% आंसर जो होता है सलेस अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ हो जहाँ पर वहाँ पर क्या होगा, सलेस अलंकार हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। 56 कह रहा है अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है। यानी कि मानवीकरण भी एक क्या होता है, अलंकार होता है। तो मानवीकरण में क्या होता है कि इसमें जो है निर्जीव चीज़ को, निर्जीव को सजीव बताया जाता है। निर्जीव को क्या बताया जाता है, सजीव बताया जाता है। यानी कि निर्जीव वस्तु जो होगा सजीव की भांति क्या करेगा, व्यवहार करता है। तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है कि वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण एवं कार्य का आरोप किया जाए। यानी कि मानव गुण एवं कार्य का आरोप किया जाए, यानी कि निर्जीव वस्तु होगा उसमें मानव गुण का क्या करेंगे हम लोग, कार्य आरोप किया जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 कह रहा है बूंद आघात सहाई गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में अलंकार आपको बताना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार जो होता है उदाहरण अलंकार के समान ही होता है। उदाहरण अलंकार समझ लीजिएगा, इसमें क्या होता है कि एक बात को प्रूव करने के लिए दूसरे वाक्य की सहायता लेनी पड़ती है। एक वाक्य को प्रूव करने के लिए दूसरे वाक्य की क्या करनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। जैसे समझिएगा एग्जाम्पल से, बूंद आघात सहाई गिरी कैसे। इसका मतलब है कि जिस प्रकार वर्षा की बूंदों को चोट, वर्षा की बूंदों का जो चोट होता है वो पर्वत, गिरी मतलब पर्वत सहन करता है, ठीक उसी प्रकार से जो संत होते हैं, संत का मतलब साधु यानी कि सज्जन, जो यानी कि जो सज्जन पुरुष होते हैं उनको जो होता है दुष्टों का वचन क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि जहाँ पर एक बात को प्रूफ करने के लिए दूसरे वाक्य की सहायता ली जाए वहाँ पर क्या होता है, उदाहरण अलंकार हो जाएगा। तो इसमें क्या है, उदाहरण अलंकार है। कह रहे कि बूंद आघात सही गिरी कैसे, यानी कि जो है वर्षा की बूंदों का चोट जो है क्या कर रहा है, पर्वत सहन कर रहा है। उसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दुष्टों के वचन को क्या करते हैं, सहन करते हैं। तो यहाँ जो है एक बात को प्रूफ करने के लिए दूसरे वाक्य की सहायता ली गई है। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु है जात अजय वह हुए जमुना के तीर। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है आपका जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा, स्मरण अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, स्मरण अलंकार हो जाएगा। स्मरण अलंकार कहता है कि जब आप पुरानी बातों को किसी स्थान पर आप जाते हैं तो पुरानी बातों को वहाँ पर याद आ जाता है, तो समझिए कि वहाँ पर क्या है, स्मरण अलंकार है। जैसे समझिएगा कह रहा है कि सघन कुंज, जो सघन कुंज होता है उसकी सुखद छाया, सघन कुंज की सुखद छाया और ठंडी हवा, शीतल मतलब ठंडी, समीर मतलब हवा, सघन कुंज की सुखद छाया और ठंडी हवा देखकर नायिका जो होती है यमुना के तट पर बिताए कृष्ण के साथ पुराने संबंध उसको क्या आ जाते हैं, याद आ जाते हैं। तो जब पुराना संबंध याद आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, आपका स्मरण अलंकार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, इसका अर्थ आपको हम बताते हैं। सघन कुंजों की सुखद छाया और ठंडी हवा देखकर नायिका को यमुना के तट पर बिताए कृष्ण के साथ पुराने और सुखद पल याद आ जाते हैं। तो स्मरण हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मरण अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 59 नंबर देख लीजिए। 59 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जहाँ किसी वस्तु को का लोक सीमा से इतना बढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए तो वहाँ अलंकार होता है। किसी वस्तु का लोक सीमा से बढ़ाकर वर्णन करना क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 60 नंबर देखिएगा। कह रहा है किसी युक्ति से समर्थित बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित बात में कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें जो होता है आपका काव्यलिंग अलंकार होता है। कौन सा होता है? काव्यलिंग अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 60 का डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 61 क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए। 61 कह रहा है कि अधर धरत हरि के प्रत ओठ डीठी पट ज्योति हरित बांस के बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इन पंक्तियों के पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि इसमें जो है कोई जो है अपना गुण का त्याग कर दूसरा गुण क्या कर रहा है? ग्रहण यहाँ पर कर रहा है। तो जब अपना गुण त्याग करके दूसरा गुण ग्रहण हो तो वहाँ पर जो होता है आपका तद्गुण अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। आपको हम बताए थे विशेषोक्ति अलंकार का जो उल्टा होता है विभावना अलंकार होता है। पूछा हुआ है कि विशेषोक्ति अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। और विशेषोक्ति में हम आपको बताए हैं कि इसमें जो होगा कारण होगा लेकिन कार्य नहीं होगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 62 कह रहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बात बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति जो है उत्तम प्रकृति का है उसका कुसंग जो है कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जैसे चंदन के वृक्ष पर भुजंग मतलब सांप लिपटा रहता है, फिर भी चंदन के वृक्ष को हानि नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक व्यापक सत्य को विशेष कथन से सिद्ध किया जाता है तब वहाँ पर जो होता है अर्थांतर न्यास होता है। क्या होता है? अर्थांतर न्यास होता है। अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। कब होगा? एक व्यापक सत्य को विशेष कथन से जब सिद्ध किया जाएगा तब होगा। जैसे यहाँ पर समझिएगा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, यानी कि रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी बुरी संगति जो है उनकी कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। जिस प्रकार चंदन विष व्याप्त नहीं, यानी कि जिस प्रकार जहरीले सांप, भुजंग मतलब सांप, जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डालते हैं। तो याद रखिएगा कि जहाँ पर जो है एक व्यापक सत्य को विशेष कथन से सिद्ध किया जाता है वहाँ पर अर्थांतर अन्यास अलंकार हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए। 64 के पर देखिए, इसमें दिया था, ऑप्शन दिया था अर्थांतर अन्यास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संदेह अलंकार में क्या होता है कि संदेह की भावना होती है, वाक्य को पढ़ने पर संदेह झलकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला बंधु ना होई मोर यह काला। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला बंधु ना होई मोर यह काला। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे कि जहाँ पर उपमेय का निषेध किया जाता है वहाँ अपहनुति अलंकार होता है। तो उसमें न यहाँ पर जो है बंधु ना होई मोर यह काला, इसमें जो है उपमेय का क्या किया गया है? निषेध किया गया है। तो यहाँ पर जो होगा अपहनुति अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए। कह रहा है कि नीर भरे नित्य प्रति रहे तौ न प्यास बुझाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आपको अभी बताए थे, यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। कैसे है विशेषोक्ति अलंकार? तो यहाँ पर जो है आपका कारण जो है स्पष्ट हो रहा है लेकिन कार्य जो है नहीं हो रहा है। समझिएगा इसको कैसे, ध्यान दीजिए। नीर भरे, नीर का मतलब कि जल भरा हुआ है। जल क्या हुआ है? भरा हुआ है, यानी कि कारण है, जल भरा हुआ है फिर भी प्यास नहीं बुझ रहा है, मतलब काम नहीं हो रहा है।
कारण है, कारण क्या है, जल है, जल क्या है, कारण है, फिर भी प्यास नहीं बुझ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें विशेषोक्ति अलंकार है, और विशेषोक्ति अलंकार का उल्टा क्या होता है जी, विभावना अलंकार होता है। जिसको भी ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। मतलब यहाँ पर जो होगा विभावना में कारण नहीं होगा, कारण नहीं होगा, फिर भी क्या होगा, कार्य होगा विभावना में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 65 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। विधि नाना, इसमें अलंकार बताना है। ये क्या है, चौपाई है। तो इसमें जो होगा आपका क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। यानी कि विभावना अलंकार में जो होता है आपका कारण नहीं दिया रहता है, फिर भी क्या होता है, कार्य होता है, कार्य होता है। समझ लीजिए कैसे, बिनु पद यानी कि पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, मतलब काम हो रहा है। पैर नहीं है मतलब कारण नहीं है, फिर भी चल रहा है, मतलब काम हो रहा है। सुनई बिनु काना, कान नहीं है मतलब कारण नहीं है, फिर भी सुन रहा है। तो ऐसी स्थिति आए तो विभावना अलंकार वहाँ पर हो जाता है। असंगति अलंकार में ध्यान रखिएगा कि कारण कहीं और होगा, कार्य भी कहीं और होगा, ठीक है ना। ये आपका जो है इसमें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण बिना क्या होती है, कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण बिना का मतलब क्या है कि कारण नहीं होगा और कार्य हो जाएगा, कारण नहीं होगा कार्य क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपका कौन सा अलंकार होता है, तो विभावना अलंकार होता है। याद रखिएगा कि कारण जहाँ पर नहीं होगा कार्य हो जाए तो वहाँ पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। 66 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और विभावना का उल्टा कौन सा अलंकार होता है, तो याद रखिएगा विशेषोक्ति अलंकार होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कुलसो जल परसन हित मनहु सुहाय। हित मनहु सुहाय, तो यहाँ पर देखिएगा पंक्ति में तो त वर्ण की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। त का यहाँ पर त का आवृत्ति हुई है, तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनुप्रास होना चाहिए। लेकिन अनुप्रास नहीं दिया है, तो अनुप्रास में ही आता है आपका वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास आता है कि जहाँ पर दो से अधिक बार वर्णों की क्या हो, आवृत्ति हो, वहाँ पर याद रखिएगा वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो, बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर कह रहा है कि जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति जो है एक या अनेक बार हो, वहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर भी वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। एक व्यंजन की आवृत्ति जो होगा अनेक बार होगा तो क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। यानी कि दो या दो से अधिक बार होगा तो वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर देख लीजिए। 69 क्या कह रहा है, कह रहा है कि नित्य प्रति पुण्योई रहत आनन ओप उजास। आनन ओप उजास, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर जो है प वर्ण यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी प वर्ण आया है, और इसमें जो है अ वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो इसमें जो होना चाहिए आपका अनुप्रास अलंकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुप्रास अलंकार होना चाहिए। तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। उपमा में क्या बताया थे कि योजक चिन्ह के साथ क्या आएगा, सा सी से आता है, तो वो उपमा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिएगा इसमें संभावना क्या होती है, कुछ व्यक्त की जाती है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। 71 नंबर कह रहा है कि पाई महावर दैन को नाइन बैठी आई, फिर फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मृति जाई। इसमें जो है कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो ध्यान दीजिए। इस पंक्ति को पढ़ने से कहीं भ्रम उत्पन्न हुआ है। देखिए आपको हम समझाते हैं। कोई महावर लगाने वाली क्या है, यहाँ पर नाइन है। कोई महावर लगाने वाली क्या है, यहाँ पर नाइन बैठी हुई है। और रुई में जो है, रुई में लगे गाढ़े रंग को देखकर, रुई में लगे गाढ़े रंग को देखकर यह वह भ्रम कर रही है
यह महावर का क्या है, गाढ़ा रंग है। यह भ्रम कर रही है कि वह जो है महावर का क्या है, गाढ़ा रंग है। तो यहाँ पर भ्रम उत्पन्न हो रहा है तो क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 देखिएगा, 72 कह रहा है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। कह रहा है कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़ियों का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इसको पढ़ने से भ्रम की स्थिति पैदा हुआ तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए। 73 क्या कह रहा है, 73 नंबर देखिए। 73 कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारिया पति का क्या सह सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपका जो है दृष्टांत अलंकार है। क्या है जी, दृष्टांत अलंकार है। कैसे है दृष्टांत अलंकार, याद रखिएगा, जहाँ पर भी कोई लोककीर्ति दिया रहे या मुहावरा दिया रहे तो वहाँ पर क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। चाहे किसी एक बात को साबित करने के लिए दूसरा एग्जाम्पल दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, वैसे ही किसी और पर प्रेम जो है नारियाँ जो है नहीं सह सकती है। मतलब एक नारी अपने पति से प्रेम करती है तो वह दूसरे का प्रेम नहीं स्वीकार कर सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। या आप याद रखेंगे कि जहाँ पर लोकोक्ति दिया रहे या मुहावरा दिया रहे वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। चलिए अगला 74 नंबर देख लीजिए। सखी नीलन भस्सर में उतरा यह हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको, चढ़ता चढ़ता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर तो रूपक अलंकार तो है, ये तो बात है। तो रूपक अलंकार में कौन सा है, तो पारंपरिक रूपक है। यहाँ पर कौन सा, पारंपरिक रूपक हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर देख लीजिए। 75 कह रहा है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो होगा आपका रूपक अलंकार होगा। क्या होगा, रूपक अलंकार होगा, क्योंकि इसमें जो है मुख की तुलना जो है चांद से किया गया है। मुख की तुलना चांद से किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार आपका सही आंसर हो जाएगा। उपमा में क्या याद रखना है, कैसे पहचानेंगे, तो योजक चिन्ह के साथ क्या मिलेगा, सा सी से मिलेगा। अब कहे कि श्लेष का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा श्लेष का अर्थ जो होता है आपका चिपकना होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 76 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दलपुराइन के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप देख रहे होंगे कि योजक चिन्ह आया है, और जहाँ पर योजक चिन्ह केवल आया रहता है तो 90% आंसर जो होता है आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या किया जाता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर देखिएगा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर योजक चिन्ह देख रहे हैं, यहाँ पर भी योजक चिन्ह देख रहे हैं, तो आपका जो होगा रूपक अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर ऐसे योजक चिन्ह दिया रहे तो वहाँ पर 90% आंसर जो होता है आपका रूपक अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में आपको हम बताए थे कि आपको मिलेगा योजक चिन्ह के साथ क्या मिलेगा, सा सी से सम या सरिस मिले तो समझ जाइए कि वहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए। 78 कह रहा है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर भी क्या है आपका रूपक अलंकार है। यहाँ पर योजक चिन्ह क्या है, लुप्त है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि जो है इसमें चरणों को कमल के समान न बताकर सीधा चरण कमल कहकर दोनों के बीच जो है
जो अभेद है उसको क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। यानी कह रहा है कि इसमें कैसे रूपक अलंकार होगा, तो समझिए एक बार और। इसमें जो है चरणों को कमल के समान न बताकर क्या किया गया है, सीधा चरण कमल कहकर दोनों के बीच के भेद को क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। तो याद रखिएगा 78 का क्या हो गया, सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 79 नंबर। 79 कह रहा है कि जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं साधारण धर्म। क्या बोलते हैं, साधारण आपका धर्म बोलते हैं। उपमान कैसे पहचानेंगे, किसी शब्द में उपमान कैसे पहचानेंगे, तो जो वाचक शब्द होता है, जो वाचक शब्द के पहले, अगर वाचक शब्द के पहले अगर कोई शब्द दिया है तो क्या हो जाएगा, आपका उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए यहाँ पर कि चांद सा सुंदर मुक्त, समझिएगा आपको हम समझा चुके हैं कि देखिए योजक चिन्ह के साथ अगर सा से सी मिलता है तो वहाँ पर जो है उपमा अलंकार, ये पूरा जो है उपमा अलंकार है। लेकिन कहता है कि उसमें उपमान क्या है, तो समझिए ये जहाँ पर सा से सी रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाचक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाचक शब्द बोलते हैं। और इसके पहले जो शब्द दिया रहता है वही आपका जो होता है उपमान होता है। तो यहाँ पर चांद क्या है, उपमान है, समझ गए उपमान। और वाचक वाला क्या होता है, तो जो चिन्ह होता है सा से सी सम सरिस वो वाचक शब्द होता है। और जो मतलब विशेषता बताता है तो समझिए कि वही क्या होता है, आपका साधारण धर्म होता है। इसमें कह रहा है कि जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण धर्म बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सुंदर शब्द आया है इसी को आधार बनाकर उपमेय उपमान में क्या एकता स्थापित किया जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, 80 कह रहा है कि निम्न में कौन अर्थालंकार है, निम्न में कौन अर्थालंकार है। तो यहाँ पर देखिएगा रूपक जो क्या है, अर्थालंकार है। रूपक क्या है, अर्थालंकार है। और याद रखिएगा यमक जो है और श्लेष जो है आपका, ये दोनों जो है आपका शब्दालंकार है। क्या है, शब्दालंकार है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 81 नंबर। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद शीकल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति को आप ध्यान से पढ़े होंगे तो दिखाई दे रहा होगा योजक चिन्ह के साथ सा से सी दिखाई दे रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82। कह रहा है कि मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें क्या है जी, आपका होना चाहिए जो है योजक चिन्ह के साथ सा से सी आया है तो आपका क्या होना चाहिए, उपमा होना चाहिए। तो उपमा भी यहाँ दिया है और क्या दिया है, पूर्णोपमा भी दिया है। तो समझिए उपमा के भेद में ही ये आता है, पूर्णोपमा आता है, लुप्तोपमा आता है, ठीक है ना, ये उपमा के भेद में ही आता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो होगा पूर्णोपमा हो जाएगा। क्या होगा, पूर्णोपमा होगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, पूर्णोपमा का मतलब होता है कि जहाँ पर उपमा के चारों अंग मौजूद हों, उपमा के चारों अंग मौजूद हों। चार अंग क्या क्या होता है, जैसे उसमें होगा 4 अंग में आपका होगा उपमेय होगा, उपमान होगा, उपमेय उपमान, आपका वाचक शब्द मिलेगा, इसी में देगा साधारण धर्म देगा। क्या देगा, साधारण धर्म देगा आपका। तो समझना है कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्णोपमा हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर जो है सा जो है क्या है, आपका वाचक शब्द है। क्या है जी, सा जो है आपका क्या है, वाचक शब्द है। और मोम जो है क्या है, आपका उपमान है। क्या है, उपमान है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो इसमें वाचक शब्द तो ही क्या, उपमेय भी है और साधारण धर्म भी है। तो जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद रहे वहाँ पर पूर्णोपमा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर देखिएगा। कह रहे पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है। इसमें बताना है कि आपका जो है मन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो मन जो है आपका क्या है, उपमेय है। क्या है जी, उपमेय है।
मन क्या है, उपमेय है। और अगर उपमान पूछता है कि उपमान क्या है, तो उपमान जो है आपका पीपर पात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीपर पात आपका क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और मन क्या है आपका, उपमेय है। और अगर पूछा जाए कि यहाँ पर सरीस क्या है, तो आपका क्या है, वाचक शब्द है। सरीस क्या है, वाचक शब्द है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और कमेंट का बटन तो बनता ही है। और अपने सारे दोस्तों के बीच ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।